हेलो एवरीवन। तो आज मैं स्नोड्रॉप का 14, 15 और 16 एपिसोड एक साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो स्नोड्रॉप पर ये फाइनल वीडियो होने वाली है और अगर आपने अभी तक बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देख पाते हैं कि नॉर्थ से सोहू को एक ऑर्डर मिलता है कि अगर उसने आज रात स्टूडेंट्स के साथ खुद को नहीं उड़ाया तो उसकी बहन सोहुई मारी जाएगी। ये मैसेज देखने के बाद ही सोहू ली के पास जाता है और उसकी बातें सुन लेता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। सोहू को गुस्से में देखकर ली अपनी गन नीचे कर लेता है और उसे समझाता है कि उसका वो मतलब नहीं था। वो उसे अरेस्ट करता दुनिया को दिखाने के लिए कि सोहू ने नॉर्थ को छोड़ दिया है और अब वो साउथ में ही रहेगा। इस पर सोहू कहता है कि मैंने तुम्हारा साथ साउथ में रहने के लिए नहीं दिया है। तो ये दोनों यहाँ पर फिर से सुलह कर लेते हैं, लेकिन ली सुजिन पर भरोसा करने को तैयार ही नहीं था कि वो पैसे लेकर वापस आएगी। सोहू ली से कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो पैसे लेकर वापस आएगी या नहीं, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि तुम उस पर नज़र रख रहे हो तो उसके बाद तो वो पक्का पैसे लेकर वापस नहीं आने वाली। तो इस समय पर हम सुजिन पर भरोसा करके उसका इंतज़ार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। अब अगली सीन में हम देख पाते हैं कि ताइल चीफ को ऑर्डर दे रहा था कि उन्हें इस मसले को आज रात ही ख़त्म करना है, हॉस्टल को उड़ाकर। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर ब्योमसू की कॉल आती है जो कि बताता है कि सूर्योन ताइल से बात करना चाहती है और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम सुजिन को एना के साथ एक होटल में देख पाते हैं जहाँ पर उसकी बैंक के एक आदमी के साथ मीटिंग थी। ये दोनों रूम में जा ही रही थी कि तभी इनके रूम से क्लीनिंग वाली लेडी बाहर निकलती है, जिसे देखकर सुजिन एना से कहती है क्या तुमने उन्हें नहीं बताया था कि चेकआउट के बाद ही रूम को क्लीन करना है। एना जवाब देती है हाँ बताया था। यहाँ पर सुजिन को शक हो जाता है, जिसके बाद वो पूरा रूम सर्च करने लग जाती है और उसे वो डिवाइस मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वो क्लीनिंग वाली लेडी हाना होती है जो कि इनके रूम में उस डिवाइस को लगाने के लिए घुसी थी। अब सीन वापस से शिफ्ट होता है सोहू की तरफ। वो प्रेयर रूम में आकर जीसू के बगल में बैठ जाता है। जीसू से पूछती है क्या कुछ हुआ है। सोहू से कुछ नहीं बताता और जीसू कहती है कि अगर हम दोनों बिल्कुल आम से लोग होते, मतलब ना ही तुम जासूस होते और ना ही मैं एनएसपी के डायरेक्टर की बेटी, तब हमारी ज़िंदगी कैसे होती। सोहू कहता है तब तो मैं पक्का किसी बार में एक सिंगर होता जैसे कि मेरे पिता थे। इस पर जीसू कहती है तब तो मैं रोज़ उस कैफ़े में आती तुम्हारा गाना सुनने के लिए। अब अगली सीन में हम ताइल को चैंगसू के ऑफिस में देख पाते हैं जहाँ पर वो सूर्योन से बात कर रहा था। सूर्योन उससे बताती है कि अब उन्हें टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने सोहू को हैंडल कर लिया है। आज रात ही मसला हल हो जाएगा, जिसके बाद उन्हें वादे के मुताबिक पैसे भेजने होंगे। सूर्योन की ये बातें सुनकर ताइल काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और ब्योमसू से कहता है कि ये मसला अब तो हल हो गया, लेकिन अब हमें चैंगसू का कुछ करना होगा। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अब अगले सीन में हम ब्योमसू को हॉस्पिटल में देख पाते हैं जहाँ पर वो चैंगसू को मारने के लिए पहुँचा था, लेकिन वो देखता है कि चैंगसू की वाइफ रो रही होती हैं क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से चैंगसू का बचना काफ़ी मुश्किल है। ये देखकर ब्योमसू ताइल को कॉल करके इस बारे में बताते हुए कहता है कि चैंगसू अब खुद ही मरने वाला है, तो अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि चीफ की वाइफ $300 मिलियन की बैंक पासबुक एना के हवाले करके उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती हैं। अगले ही पल सेम जगह पर सुजिन भी बैंक के आदमी के साथ मिलकर उसी न्यू अकाउंट में सारे के सारे पैसे डिपॉजिट करने में कामयाब हो जाती है। काम होने के बाद सुजिन सोच में पड़ जाती है कि उसे वापस जाना चाहिए या नहीं, और फाइनली वापस जाने का फैसला करके वो सोहू को कांटेक्ट करती है और उसे बताती है कि उसने पैसे हासिल कर लिए हैं। और यहाँ पर वो ली को भी वार्न करती है कि आगे से उसे ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है, बल्कि उसे अब उसका साथ देना होगा। सुजिन ली से हाना को उसके घर भेजने के लिए कहती है बैकअप टीम की एक यूनिफॉर्म के साथ। अब इसके बाद लीड डायरेक्टर के पास जाता है वॉकी टॉकी को चार्ज करवाने के लिए और यहाँ पर वो उन्हें बताता है कि सुजिन पैसे लेकर वापस आने वाली है। डायरेक्टर को बिल्कुल बिलीव ही नहीं होता कि उसने ये काम सिर्फ एक ही दिन में कर दिखाया। वो कहती हैं कि क्या वो सच में वापस आएगी,
इस पर ली कहते हैं शायद उसकी नज़र में आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल से बढ़कर प्यार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि बुन इनकी बातें सुन रही थी और इन दोनों के जाने के बाद बुन सीक्रेट रूम को ढूंढ निकालती है और वॉकी टॉकी से चीफ को कांटेक्ट करके कहती है कि वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर देने वाली है, लेकिन उसके बदले में उन्हें उसे यहाँ से निकालना होगा। और यहाँ पर बुन चीफ को बता देती है कि सुजिन एक नॉर्थ की जासूस है। वो आगे कुछ बता पाती उससे पहले ही वॉकी टॉकी डिस्चार्ज होने की वजह से बंद हो जाता है। ये खबर जानने के बाद चीफ ताइल को इस बारे में कुछ भी नहीं बताते और फॉरेन से एजेंट्स के साथ सुजिन के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर हाना पहले से ही मौजूद होती है, जो कि ली के कहने पर वहां पर गई हुई थी। वो चीफ को बाहर देखकर फॉरेन से सुजिन को कांटेक्ट करके उसे बता देती है कि शायद चीफ उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। सुजिन बचकर बिल्डिंग से बाहर निकलती है और हाना के साथ गाड़ी में बैठकर फरार हो जाती है। वहीं सुजिन के अपार्टमेंट में चीफ को उसका सीक्रेट रूम मिलता है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन थी। उन्हें सुजिन और ताइल के कुछ फोटोग्राफ्स भी मिलते हैं, जिसे देखकर चीफ काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है बुन की तरफ। वो वॉशरूम में खुद से बातें कर रही थी कि आखिर वो लोग एनएसपी के डायरेक्टर की बेटी को यहाँ पर मरने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं। तभी किम का बेटा बाहर आता है, जिसने बुन की सारी बातें सुन ली थी। वो उससे पूछता है कि आखिर कौन है डायरेक्टर की बेटी। बुन डर कर उसे नाम बता देती है, जिसके बाद किम का बेटा डायरेक्ट प्रेयर रूम में आता है और ली से कहता है जब डायरेक्टर की बेटी जीसू यहाँ पर है तो हमें अभी तक रेस्क्यू क्यों नहीं किया जा रहा। इससे सभी को पता चल जाता है कि जीसू कौन है। ये बात सामने आते ही सभी लड़कियां जीसू से नफरत करने लग जाती हैं, क्योंकि जो उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है जीसू उसी की बेटी है। सारी की सारी लड़कियां उसे भला बुरा कहकर वहां से चली जाती हैं, यहाँ तक कि उसकी रूममेट्स भी, जो कि उसकी सबसे ज़्यादा करीब थीं। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि हाना और सुजिन के पीछे एजेंट्स पड़े हुए थे, लेकिन ये दोनों किसी तरह से एजेंट से अपना पीछा छुड़ा लेती हैं। सुजिन को यह बात पता था कि डॉर्मेट्री से ही किसी ने उसकी जासूस होने वाली खबर लीक की है, लेकिन सुजिन यहाँ पर सारा का सारा इल्ज़ाम हाना पर डालती है कि ज़रूर उसी ने ही अपने चीफ को बताया होगा और फिर वो अब उसे बचाने के लिए आ गई है। इसी बात को लेकर इन दोनों में बहस होती है और सुजिन हाना को बेहोश करके वहाँ से भाग निकलती है। वहीं चीफ अपनी वाइफ को कॉल करके बताते हैं कि सुजिन एक नॉर्थ की जासूस है और फिर वो पूछते हैं कि वो दोनों ज़्यादा करीब दोस्त तो नहीं थे, क्योंकि सुजिन के पास उनकी भी तस्वीरें मिली हैं। चीफ की वाइफ बताती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सिर्फ 1-2 बार ही मिली हैं। इस बातचीत के दौरान ही ताइल की वाइफ चीफ की वाइफ के पास पहुंचती हैं और चीफ की वाइफ उन्हें भी बता देती हैं कि सुजिन असल में कौन है, जिस बात को सुनकर ताइल की वाइफ बेहोश हो जाती हैं। वहीं अब हम देख पाते हैं कि ताइल फ्लावर्स लेकर सुजिन से मिलने के लिए उसके घर पहुंचता है और चीफ को वहां पर देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है। चीफ ताइल को सुजिन का सीक्रेट रूम दिखाते हुए उसे बताते हैं कि सुजिन एक जासूस है। ये बात जानते ही ताइल पलट जाता है कि उन दोनों के बीच एक डॉक्टर और पेशेंट के अलावा कोई और रिश्ता नहीं था, लेकिन यहाँ पर चीफ के पास सारे के सारे सबूत थे, तो वो ताइल को अरेस्ट कर लेते हैं, जिस पर ताइल कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, वो प्रेसिडेंट का राइट हैंड है। चीफ ताइल को गन पॉइंट पर लेकर कहते हैं क्यों ना मैं अभी ही तुम्हें मार दूं और इल्ज़ाम सुजिन पर डाल दूं, जिस तरह से तुमने चैंगसू के साथ किया। इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि हाना ली को बताती है कि सुजिन भाग गई। ये बात सुनकर सोहू जो के पास जाता है और उसे सारा प्लान बताते हुए कहता है कि हमें तुम्हारे सुपीरियर को ये सब बताना होगा रिमताय को फंसाने के लिए। जो कहता है कि आखिर मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँगा। फाइनली सोहू उसे बता देता है कि रिमताय उसके बायोलॉजिकल फादर नहीं है और उसे अपनी बहन सुहुई को बचाना है। सोहू की ये बात सुनकर जो तैयार हो जाता है और वो नॉर्थ के पास एक मैसेज भेजता है, जिससे सूर्योन और रिमताय को पता चल जाता है कि सुजिन ने भी उन्हें धोखा दे दिया है और जो पैसे साउथ उन्हें देने वाला था वो पैसे अब सुजिन के पास हैं। अब सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है ताइल की वाइफ की तरफ।
वो अभी भी इस सदमे में थी कि सोजिन और ताइल रिलेशनशिप में थे। वो सारा का सारा दोष ज्योतिषी पर डालती हैं, क्योंकि ज्योतिषी ने कहा था कि अगर सोजिन ताइल के साथ रहेगी तो ताइल अपने सपनों को पूरा कर सकेगा। ताइल की वाइफ फौरन से ज्योतिषी के पास कॉल लगाती हैं उसकी क्लास लगाने के लिए, लेकिन उस ज्योतिषी का फ़ोन तो बंद था। उस ज्योतिषी का कॉल न लगने की वजह से चीफ की वाइफ को भी झटका लगता है और वो फौरन से ABK कंपनी में कॉल करके ऐना के बारे में पूछती हैं, और तब उन्हें पता चलता है कि जो ऐना उनके पास आई थी वो फेक थी। चीफ की वाइफ इस बात पर बिल्कुल यकीन ही नहीं कर पाती और भागी भागी ज्योतिषी के घर पहुंचती हैं, जहां पर कोई भी नहीं था। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि डायरेक्टर हाना को अपने पास बुलाकर उससे कहते हैं कि उन्हें सोहू से बात करनी है। अब ली के थ्रू हाना सोहू की चैंगसू से बात कराती है। चैंगसू सोहू से कहते हैं कि वो उसकी हेल्प करेंगे और इसके बदले में उसे स्टूडेंट्स के साथ जिसू को रिलीज करना होगा। फिर वो सोहू और उसके साथियों को किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर देंगे और हॉस्टल में ब्लास्ट कर दिया जाएगा, जिससे नॉर्थ को लगेगा कि वो लोग मर चुके हैं और इस तरह से सोहू भी सेफ रहेगी। चैंगसू का ये प्लान सुनने के बाद सोहू कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। अब सोहू और ली जीसू के साथ मिलकर डिस्कस करते हैं कि उन्हें चैंगसू की बात माननी चाहिए या नहीं, क्योंकि चैंगसू जो प्लान बता रहे हैं उसे फॉलो करने पर चैंगसू का ही घाटा है, क्योंकि तब रूलिंग पार्टी इलेक्शन हार सकती है और चैंगसू भला ऐसा क्यों करेंगे। इस पर जीसू कहती है कि मुझे मेरे डैड से बात करने दो। अब जीसू चैंगसू से बात करके उनसे कहती है कि वो यहाँ से सोहू के साथ ही बाहर निकलेगी जब तक वो उसे सेफली दूसरी कंट्री जाते हुए खुद के आंखों से नहीं देख लेती। चैंगसू जीसू की ये कंडीशन मान लेते हैं, लेकिन हाना के रूम से जाते ही हमें इनका असली प्लान समझ आता है। तो चैंगसू अभी भी सिर्फ जीसू को ही बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं और वो सोहू और उसके साथियों को कोई दूसरी कंट्री में नहीं भेजने वाले थे। यहाँ पर चैंगसू की वाइफ कहती हैं कि जीसू पता नहीं क्यों सोहू का साइड ले रही है, लेकिन उसकी वजह से हम अपना सब कुछ दांव पर नहीं लगा सकते। चैंगसू की वाइफ उन्हें ये सब समझा ही रही होती है, तभी यहाँ पर प्रेसिडेंट की भी कॉल आ जाती है और वो चैंगसू से पूछते हैं कि क्या अभी भी तुम्हारी बेटी डॉर्मेट्री में है। चैंगसू के हाँ कहने पर प्रेसिडेंट बताते हैं कि बहुत समय पहले एक जनरल ने जंग पर जाने से पहले अपनी वाइफ और बच्चों को मार डाला था और इस समय पर उनके हालात भी किसी जंग की तरह हैं। सीन अब शिफ्ट होता है जीसू की तरफ, जो कि बेचारी समझ रही थी कि उसके पिता सभी को बचाने वाले हैं, लेकिन सोहू को अभी भी डाउट था और वो उससे कहता है कि तुम्हारा मेरे साथ बाहर निकलना ठीक नहीं रहेगा। इस पर जीसू कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आखिरी दम तक रहूंगी। सोहू जीसू को यहाँ पर अपना नेकलेस उसे दोबारा से पहना देता है। जीसू काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि वो दोनों दोबारा मिलेंगे या नहीं। इस पर सोहू उसे तसल्ली देता है ये कहकर कि जब तक हम दोनों जिंदा हैं तो हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। वहीं हम दूसरी तरफ देख पाते हैं कि चैंगसू एजेंट को ऑर्डर देते हैं डॉर्मेट्री के अंदर घुसकर जीसू को किसी भी तरह से बाहर निकालकर हॉस्टल में ब्लास्ट करने का। यहाँ पर ये एजेंट चैंगसू को ये भी बता देता है कि ताइल को अरेस्ट करके एजेंसी ले जाया गया है। इसी के साथ यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है ताइल की तरफ, जिससे चीफ पूछताछ कर रहे थे। ताइल चीफ को चूना लगाने की कोशिश करता है, ये सब कहकर कि हम साथ में काम करेंगे और तुम प्रेसिडेंट बन सकते हो, लेकिन चीफ ताइल की किसी भी बातों में नहीं आते क्योंकि अब उनके हाथ में पावर थी। इस इंटेरोगेशन के बीच में ही एक एजेंट आता है जो कि चीफ को फ़ोन देकर चला जाता है। फ़ोन पर चीफ की वाइफ होती हैं जो कि चीफ को बताती हैं कि उनके साथ फ्रॉड हो गया है और सारे पैसे डूब गए हैं। ये खबर सुनकर चीफ वहाँ से हड़बड़ी में चले जाते हैं और अगले सीन में हम जो को देख पाते हैं जिसने अपने सुपीरियर के पास मैसेज किया था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो की सुपीरियर सूर्योन ही होती हैं, जो कि इस समय पर ऑपरेशन की लीडर हैं। जो कि मैसेज के जवाब में सूर्योन कहती हैं कि अगर जो ने सोहू को मार दिया तो पार्टी गारंटी देती है कि जो की फैमिली को कुछ भी नहीं होगा। जो इस मैसेज को गलत ट्रांसलेट करके सोहू को बताता है कि उसकी सुपीरियर उनकी हेल्प करने के लिए मान गई हैं, जिसके बाद सोहू वापस ऊपर चला जाता है इस बात को सच मानकर। जी हाँ, अभी तक सोहू को ये बात नहीं पता है कि जो की सुपीरियर सूर्योन है और रिमताई और सूर्योन इस ऑपरेशन पर मिलकर काम कर रहे हैं।
अब दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि सोयोन ने इनके हाइडिंग प्लेस पर मौजूद जासूस को सुजिन के बारे में बताकर उसे मारने का ऑर्डर दे दिया था। अब सुजिन जब उसी हाइडिंग प्लेस पर पहुंचती है कुछ पैसे और पासपोर्ट लेने के लिए, तब उसे हना की बात याद आती है कि अगर वो पैसे लेकर वापस नहीं लौटी तो सोहू को हॉस्टल में ब्लास्ट करना होगा, और अगर सोहू ने ऐसा नहीं किया तो उसकी बहन मारी जाएगी। वहीं बाहर की तरफ हम देख पाते हैं कि वो जासूस बाहर पहुंच गया था सुजिन को मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर सुजिन ने उसे पहले से ही देख लिया होता है, जिसकी वजह से वो बचकर निकल जाती है। अब सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है ली और सोहू की तरफ। दोनों आपस में बात कर रहे थे कि क्या सच में चैंगसू स्टूडेंट्स को रिलीज करेंगे या नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो स्टूडेंट्स को यहाँ से निकाल कर बिना किसी को बताए एजेंसी ले जाएं। सोहू कहता है कि उन्होंने ये काम प्रेस की मौजूदगी में करने का वादा किया है, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि बुन सीक्रेट रूम में बैठकर इनकी सारी बातें सुन लेती है और काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि अगर लड़कियां रिलीज हो गईं तो वो प्रेस को बता देंगी कि बुन ने जासूसों का साथ दिया था। बुन चीफ को कांटेक्ट करती है और उन्हें बताती है कि सोहू ली के साथ मिलकर लड़कियों को रिलीज करने का प्लान बना रहा है। चीफ काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे, इसलिए वो वॉकी टॉकी डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ये कहकर कि अगर उसने उन्हें दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। तभी यहाँ पर एक एजेंट भी आ जाता है जो कि चीफ को बताता है कि सुजिन ने अपने घर से टोक्यो के एक बैंक ब्रांच में कांटेक्ट किया था, और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। सीन वापस से शिफ्ट होता है बुन की तरफ। वो वॉकी टॉकी लेकर रूम से बाहर निकल रही थी कि तभी यहाँ पर डायरेक्टर आ जाती हैं, जो कि उसके हाथ में वॉकी टॉकी देखकर समझ जाती हैं कि उसने उन्हें बता दिया है कि सुजिन नॉर्थ की जासूस है। डायरेक्टर बुन से वॉकी टॉकी वापस मांगती हैं, लेकिन बुन देने से इनकार कर देती है, जिसके बाद डायरेक्टर उससे वॉकी टॉकी छीनने लग जाती हैं, और इसी हाथापाई के बीच में टेबल से एक बुक गिर जाती है जिसमें वही तस्वीर थी जिसे डायरेक्टर हमेशा देखा करती थी। बुन तस्वीर देखकर पहचान जाती है, क्योंकि इस तस्वीर में डायरेक्टर के बगल में जो लड़की खड़ी होती है वो बुन की बड़ी बहन थी। तो यहाँ पर हम बुन की बड़ी बहन का नाम सारा रख देते हैं, जिससे आपको समझने में और मुझे समझाने में आसानी होगी। तस्वीर को देखकर बुन बहुत सारे सवाल करने लग जाती है, जैसे कि वो सारा को कैसे जानती हैं और वो तस्वीर उनके पास क्या कर रही है, और जब डायरेक्टर सारा को जानती ही थी तो उन्होंने अभी तक उसे न जानने का नाटक क्यों किया। डायरेक्टर उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देती, जिसके बाद बुन कहती है, रुको, कहीं तुम भी तो मेरी बहन की तरह कोई जासूस तो नहीं थी। डायरेक्टर गुस्से में आकर बुन को जवाब देती हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ना ही वो जासूस थी और ना ही मैं। और फाइनली यहाँ पर डायरेक्टर बता ही देती हैं कि असल में स्टोरी क्या थी। तो दरअसल सारा का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम हम जिन रख देते हैं। तो सारा के बॉयफ्रेंड जिन को एनएसपी वालों ने जासूस बताया था, लेकिन असल में वो कभी नॉर्थ गया ही नहीं था सारा को लेकर। असल में तो जिन के प्रोफेसर प्योंगयांग गए थे, और जबकि जिन प्रोफेसर का सबसे ज़्यादा करीबी स्टूडेंट था और साउथ कोरिया के डिक्टेटरशिप के खिलाफ भी, इसीलिए एनएसपी वालों ने उसे टारगेट किया। अगर ये सब आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया है तो थोड़ा सा वेट करिए, आगे हमें पूरी स्टोरी काफ़ी अच्छे से समझ में आने वाली है। बुन ये सब सुनकर बिल्कुल शॉक हो जाती है और डायरेक्टर से कहती है कि आखिर उन्हें सारा और जिन के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। डायरेक्टर कहती हैं ये इसलिए क्योंकि जिन असल में डायरेक्टर का फियांसे था। आगे डायरेक्टर कहती हैं कि तुम्हें पता है, जिस इंसान का तुम साथ दे रही हो ये समझकर कि वो तुम्हारी हेल्प करेगा, उसी ने तुम्हारी बहन को सबसे ज़्यादा टॉर्चर किया था और उसे सुसाइड करने पर मजबूर भी। अब अगले सीन में हम चीफ और ताइल को देख पाते हैं। चीफ को लगता है कि उनके साथ जो स्कैम हुआ है उसके पीछे ताइल का ही हाथ है। इस पर ताइल कहते हैं कि मुझे पता है तुम इस स्कैम का इल्ज़ाम भी मुझ पर ही डालना चाहती हो, लेकिन एक बात याद रखना, जब प्रेसिडेंट को ये बात पता चलेगी कि उनके फंड्स के पैसे तुमने अपनी जेब भरने के लिए यूज़ किए तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ताइल की धमकी से चीफ की हालत टाइट हो जाती है और वो ताइल के आगे गिड़गिड़ा कर कहता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, अगर तुमने मुझे बचाया तो मेरी जान तुम्हारी। चीफ ताइल को आज़ाद कर देता है और इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के लिए फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ताइल अब वापस कैंप में पहुंचता है और डेटोनेटर को रेडी करके कहता है, ठीक है, हम ठीक 10 बजे हॉस्टल को उड़ाकर इस मसले का काम तमाम करेंगे।
अब अगली सीन में हम एग्जिट के पास काले कपड़ों में किसी को देख पाते हैं जो कि चालाकी से वहाँ पर तैनात सोल्जर्स को चकमा देकर अंदर जाने में कामयाब हो जाता है। वहीं अब हम जीसू को देख पाते हैं जो कि हॉस्टल के बाहर देख रही थी। वो सोहू से कहती है कि बाहर एक भी प्रेस वाले नहीं दिख रहे हैं, क्या उसके पिता ने उन्हें धोखा दिया है। सोहू कहता है कि अभी चैंग-सू की तरफ से कोई खबर नहीं आई है, तो हम ये नहीं कह सकते। इनके इस बातचीत के दौरान ही जो नीचे से गन लेकर ऊपर आता है और सोहू से कहता है कि अब वो उसे मारकर अपना ये मिशन कंप्लीट करेगा। इस पर सोहू उससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर मारकर नॉर्थ में अपनी फैमिली को बचा सकते हो। इस पर जो रिवील करता है कि उसकी सुपीरियर ने ही उसे मारने का ऑर्डर दिया है और ये भरोसा कि उसकी फैमिली सेफ रहेगी। जो सोहू को मार पाता तभी सुजिन नीचे बेसमेंट से आकर जो कि पैर पर गोली मार देती है। अब दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि 10 बज चुके थे और ताइल डेटोनेटर का बटन प्रेस करने ही वाला था कि तभी चैंग-सू आकर उसे रोक लेते हैं और एजेंट्स को ऑर्डर देते हैं ताइल को अरेस्ट करने का। ताइल डेटोनेटर लेकर दूर हो जाता है और सभी को धमकी देता है कि अगर उसे अरेस्ट करने की कोशिश की गई तो वो बटन प्रेस कर देगा। यहाँ पर चीफ ताइल की ही साइड लेता है। इसी दौरान ताइल और चीफ की वाइफ भी यहाँ पर आ जाती हैं ताइल को डिफेंड करने के लिए। चीफ यहाँ पर कहते हैं कि उन्होंने सारे एविडेंस चेक किए हैं और किसी भी एंगल से ये बात साबित नहीं होती है कि सुजिन जासूस है। तभी अचानक से सुजिन ताइल को कांटेक्ट करके बताती है कि $300 मिलियन लेकर वो वापस डॉर्मेट्री में आ गई है और अगर उसने डॉर्मेट्री को उड़ाने की कोशिश की तो उसके साथ पैसे भी चले जाएंगे। सुजिन की इस बात से सभी को पता चल जाता है कि इनके पास अब पैसे भी नहीं हैं। इस बात का खुलासा होते ही ताइल सभी को बताने लग जाता है कि फंड के पैसे चीफ की वजह से ही गए हैं। इस चक्कर में ही इन दोनों की वाइफ आपस में लड़ जाती हैं और एक दूसरे पर ही इल्ज़ाम लगाने लग जाती हैं। मौके पे चौका मारकर ताइल भी अपनी सफाई देने लग जाता है कि उसका सुजिन के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था। ये सब सुनने के बाद हाना ताइल की बातों से परेशान होकर सामने आती है और ताइल और सुजिन की एक तस्वीर सभी को दिखा देती है, जिसके बाद ही ताइल को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है हॉस्टल की तरफ, जो अभी भी इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं था। सोहू उसे काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है लेकिन जो उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। इस पर सुजिन सोहू से कहती है कि इसे लगता है कि ये सूर्योन के ऑर्डर्स को फॉलो करके अपनी फैमिली को बचा सकता है। सूर्योन का नाम सुनकर सोहू कहता है सूर्योन है जो कि सुपीरियर। सुजिन कहती है हाँ, क्या तुम उन्हें जानते हो? और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और सीन शिफ्ट होता है सूर्योन की तरफ, जो कि रिमताई के साथ थी। यहाँ पर रिमताई सूर्योन से कहते हैं कि अगर तुम अपने बेटे को बचाना चाहती हो तो बेहतर यही होगा कि तुम मुझे मेरी पोजीशन से हटाने की कोशिश करना छोड़ दो। जी हाँ, एक्चुअली में सोहू सूर्योन का बेटा होता है जिसे सूर्योन ने 18 साल पहले पावर हासिल करने के जुनून में छोड़ दिया था और रिमताई ने सोहू को अडॉप्ट कर लिया था। रिमताई को लगता है कि अपने बेटे को बचाने के लिए सूर्योन पीछे हट जाएंगी, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है क्योंकि सूर्योन को सोहू की बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती। वो रिमताई से कहती हैं कि तुम इसी वक्त सोहू को मरवा सकते हो क्योंकि वो तुम्हारा बेटा है जिसने सुजिन के साथ मिलकर पार्टी के पैसे लूटे और देश के साथ गद्दारी की। मेरा बेटा तो 18 साल पहले ही मर चुका है। ये कहकर सूर्योन रिमताई को अरेस्ट करवा देती हैं और कहती हैं कि तुमने उस लड़के को पाला मुझे रास्ते से हटाने के लिए, लेकिन तुम तो खुद ही रास्ते से हट गए। रिमताई कहते हैं हाँ, मैंने गलती की, लेकिन ये कि मैंने तुम्हें एक इंसान समझा। जाने से पहले रिमताई बताते हैं कि उन्होंने हागिम स्योंग को मैसेज भेज दिया है सोहू को मारने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि सूर्योन का नाम सुनकर सोहू काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। सुजिन उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या वो सच में सूर्योन को जानता है। सोहू इनकार कर देता है नहीं, वो सूर्योन को नहीं जानता। फिर सुजिन सोहू से कहती है कि वो डॉर्मेट्री में उसके साथ वापस जाने के लिए ही आई है। सोहू कहता है कि उसे पहले चैंग-सू से बात करनी होगी स्टूडेंट्स को रिलीज़ करने के लिए, फिर वो उसके साथ चलेगा। इन दोनों के ऊपर जाते ही हम देख पाते हैं कि किम इनकी बातें छुप कर सुन रहा होता है। अब ये दोनों ऊपर ली के पास पहुंचते हैं जहां पर वो इन्हें बताता है कि ताइल अरेस्ट हो गया है और हाना एजेंसी पहुंचने वाली है गाल को लेने के लिए,
जिसके बाद लड़कियों के लिए बस भी आ जाएगी। अब सोहू चैंग-सू के पास कॉल करने वाला था, लेकिन सोजिन उसे रोककर कहती है कि उन्हें पैसों का यूज़ करना चाहिए यहाँ से निकलने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि चैंग-सू हाना को एजेंसी में ही लॉक करने का ऑर्डर दे रहे होते हैं। तभी यहाँ पर सोहू की कॉल आती है और वो चैंग-सू से कहता है कि अगर उन्होंने उन चारों को जिंदा सलामत वापस जाने दिया तो वो $300 मिलियन उनके हवाले कर देगा। और चैंग-सू नॉर्थ को ये बताएंगे कि उन्होंने उन चारों को मारकर पैसे वापस हासिल कर लिए, जिससे नॉर्थ को भी ये यकीन हो जाएगा कि चारों मर चुके हैं और उनका पीछा कभी नहीं किया जाएगा। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि हेड स्टूडेंट अपनी एक बुक ढूंढ रही थी। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसे फॉलो करते हुए वो प्रेयर रूम में मौजूद उसी सीक्रेट प्लेस में जा पहुंचती है, जहाँ पर किम बैठकर अपने एक साथी को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि उन्हें सोहू को मारकर सुजिन को वापस नॉर्थ ले जाना है। जी हाँ, किम ही वो जासूस है किम सेयोंग हैं। हेड स्टूडेंट किम की बातें सुन लेती है और नींद में चलने का नाटक करके वो जीसू के रूम में चली आती है, क्योंकि किम ने उसे देख लिया था। किम भी उसे फॉलो करते हुए उसी रूम में आ पहुंचते हैं और वहाँ पर जीसू को देखकर उसे पेन किलर लाने के बहाने से बाहर भेजने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन पेन किलर रूम में ही मौजूद होती है। जीसू किम को पेन किलर देने के लिए पानी निकालने में लग जाती है। तभी किम मौका पाकर हेड स्टूडेंट को साइनाइड कैप्सूल खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से ही डायरेक्टर वहां पर आ जाते हैं जीसू और हेड स्टूडेंट को लेने के लिए। अब अगली सीन में हम हाना को देख पाते हैं, जो कि एजेंसी में पहुंचती है गाल को लेने, लेकिन यहाँ पर एक एजेंट उसे लॉक करने की कोशिश करता है। हाना काफ़ी ज़्यादा चालाक थी और वो उल्टा उस एजेंट की पिटाई करके गाल को वहाँ से ले जाने में कामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली चैंग-सू से बात कर रहा था कि प्रेस वाले और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स कहाँ हैं, क्या उन्होंने उसे सच में धोखा दिया है। इस पर चैंग-सू कहते हैं कि वो उनके हाथ में नहीं है। प्रेसिडेंट को ये बात पता चल गई है कि स्टूडेंट्स को पता है कि ये एक इलेक्शन स्कीम थी और अब प्रेसिडेंट उन स्टूडेंट्स को नहीं छोड़ना चाहते। चैंग-सू कहते हैं कि पहले वो चारों जासूस वहाँ से निकल जाएं, फिर वो खुद ही प्रेस को बता देंगे कि ये सब एक इलेक्शन स्कीम थी और फिर स्टूडेंट्स को भी रिलीज कर दिया जाएगा। सोहू को चैंग-सू की बात मंजूर नहीं थी और वो कॉल कट करने वाला था, लेकिन तभी सुजिन फ़ोन लेकर कहती है ठीक है, हमें यहाँ से निकलने दो और मैं स्टूडेंट्स को तुम पर छोड़ती हूँ। फ़ोन हैंग अप करने के बाद सुजिन सोहू से कहती है कि तुम्हें अपने एजेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच किसी एक को चुनना होगा। ये कहकर सुजिन बाहर चली जाती है। फिल्ली यहाँ पर सोहू से कहता है कि स्टूडेंट्स को बचाना मेरा काम है, तुम यहाँ से बेफिक्र होकर जा सकते हो। अब यहाँ पर सोहू जीसू को 4th फ्लोर पर लेकर जाता है और उसे बताता है कि वो जा रहा है और अब वो दोनों कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। ये बात सुनकर जीसू काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे हक करके उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सोहू चला जाता है। अब सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है हेड स्टूडेंट की तरफ। वो देखती है कि किम बैग वैग रेडी करके कहीं निकल रहे थे। हेड स्टूडेंट भागी दौड़ी ली के पास आती है, जो कि हाना से बात कर रहे थे। हाना यहाँ पर ली को बताती है कि चैंग-सू ने उन्हें धोखा दिया है। ली कहता है कि उसे पहले से ही पता था, ऐसा कुछ ज़रूर होगा। वो गाल से कहता है कि तुम्हें इस इलेक्शन स्कीम की सच्चाई जल्द से जल्द सबके सामने लानी होगी, वरना वो सभी मारे जाएंगे। हाना से बात करने के बाद ली हेड स्टूडेंट की बात सुनता है, जो कि उसे सब बता देती है, जो भी उसने किम को कहते हुए सुना और देखा था। ली फौरन से भागता है किम को रोकने। वहीं हम देखते हैं कि किम का बेटा भी किम को ढूंढ रहा था। वो किम को बाहर जाते हुए देख लेता है और उन्हें फॉलो करने लगता है। उसी एग्जिट के थ्रू किम बाहर आते हैं, जहाँ पर एक एजेंट उन्हें पिक करने के लिए आता है। यहाँ पर किम का बेटा भी गाड़ी के अंदर ज़बरदस्ती बैठ जाता है और ना चाहते हुए भी किम उसे अपने साथ ले जाते हैं। आधे रास्ते में पहुंचकर किम उसे उतरने के लिए बोलते हैं, जिस पर किम का बेटा उनसे सवाल करने लग जाता है कि आखिर वो हैं कौन। किम लेट हो रहे थे, इसलिए वो उसे गन पॉइंट पर लेकर ज़बरदस्ती गाड़ी से उतार देते हैं और कहते हैं समझ लेना, आज से मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोहू अपनी टीम के साथ वॉशरूम की विंडो से निकलने में कामयाब हो जाता है और चैंग-सू उसे नहीं पकड़ पाते। और अब वो जब सुजिन की कार पर जा ही रहा होता है, तभी वो लोग देखते हैं कि रास्ते में चेक पॉइंट्स लगे हुए हैं
उन्हीं लोगों को पकड़ने के लिए। असल में चैंग सू का प्लान था कि वो सोहू और उसकी टीम को पहले हॉस्टल से निकलवा कर उन सभी को पकड़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। चेक पॉइंट देखकर सोहू कहता है कि अब हमें यहाँ से अलग होना होगा। वो जो और जीहोन को कार लेकर जाने देता है, क्योंकि पुलिस को उन दोनों के चेहरे नहीं मालूम थे। जैसा सोहू ने कहा था बिल्कुल वैसा ही होता है। जो और जीहोन चेक पॉइंट से बचकर निकल जाते हैं और यहाँ पर किम भी इनकी गाड़ी को फॉलो करता है, बिना ये जाने कि सोहू और सुजिन रास्ते में ही उतर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि हाना गाल को लेकर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहुंचती है, जहां पर गाल और हाना मिलकर लाइव ब्रॉडकास्टिंग करते हुए सभी को बता देते हैं कि होस्टेज सिचुएशन एक इलेक्शन स्कीम है और इस समय पर स्टूडेंट्स की जान खतरे में है। ये खबर ब्रॉडकास्ट होते ही पेरेंट्स कैंपस के बाहर पहुंच जाते हैं और सिचुएशन चैंग सू के हाथ से निकल जाती है। वो फौरन से एक एजेंट को बुलाकर चीफ को रिलीज करने का ऑर्डर देते हैं ताकि चीफ इस सिचुएशन को संभाल सकें। अब चीफ को रिलीज कर दिया जाता है और वो स्टूडियो पहुंचते हैं। यहाँ पर हाना को अरेस्ट कर लिया जाता है और चीफ गाल पर शूट कर देते हैं। अब अगली सीन में हम डायरेक्टर और बुन को आमने सामने बैठा हुआ देख पाते हैं, जहाँ पर डायरेक्टर सारा की पूरी स्टोरी बताती हैं। तो असल में सारा भी जिन को लाइक किया करती थी और प्रेग्नेंट हो गई थी, और जब डायरेक्टर को इस बारे में पता चलता है तो वो कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि वो और सारा काफ़ी ज़्यादा करीब थी। डायरेक्टर चुपचाप वापस कोरिया आ जाती हैं, लेकिन एक दिन अचानक एनएसपी वाले आकर डायरेक्टर को ले जाते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। तब डायरेक्टर को बिल्कुल भी नहीं पता था कि आखिर उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि पार्टी ने अपनी पावर बरकरार रखने के लिए एक झूठा केस क्रिएट किया था, जिसमें जिन को नॉर्थ का एक जासूस करार कर दिया गया था, सिर्फ इस बिना पर क्योंकि जिन के प्रोफेसर नॉर्थ के एक बहुत ही बड़े स्कॉलर थे। डायरेक्टर को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था, जिसे वो सहन नहीं कर पा रही थी, और एक दिन तंग आकर उन्होंने एक छोटा बयान दिया, वो ये कि जिन के साथ प्योंगयांग जाने वाली सारा थी। डायरेक्टर के ये बयान देने के बाद ही एनएसपी वाले सारा को ले आते हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, और टॉर्चर के दौरान ही सारा आत्महत्या कर लेती है। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली सारा की मौत की जिम्मेदार डायरेक्टर ही थी। आगे डायरेक्टर बताती हैं कि जिनको भी काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया था, जिसके बाद वो सिर्फ एक जिंदा लाश बन गया और आज भी हॉस्पिटल में है, और हर महीने डायरेक्टर उसी से मिलने के लिए जाया करती थी। ये सारी बातें सुनकर बुन कहती है कि मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। वहीं अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो और जीहून पोर्ट पर पहुंचकर जीसू और सोहू का वेट कर रहे थे, तभी किम उन्हें शूट करके मार डालता है। अब सीन शिफ्ट होता है चैंग सू की तरफ। प्रेसिडेंट कॉल करके उनसे कहते हैं कि अब जब सबको पता चल ही गया है कि एक इलेक्शन स्कीम थी, तो स्टूडेंट्स को मारकर मामला ख़त्म करो। इस पर चैंग सू कहते हैं कि अभी भी वो इसे कवर अप कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने स्टूडेंट्स को मार दिया तो ये बात कंफर्म हो जाएगी कि ये सच में एक इलेक्शन स्कीम थी, और फिर अपोजिट पार्टी भी उन पर सवाल उठाने लगेगी। तो बेहतर यही होगा कि स्टूडेंट्स को रिलीज़ कर दिया जाए और उन सभी स्टूडेंट्स का मुंह बंद करवाने का काम वो खुद करेंगे। चैंग सू की बात सुनकर प्रेसिडेंट को लगता है कि चैंग सू अपनी बेटी को बचाने की वजह से स्टूडेंट्स को रिलीज़ करने की बात कर रहे हैं, इसलिए वो ताइल को कांटेक्ट करके उसे वापस से ऑपरेशन को लीड करने के लिए ले आते हैं। आज़ाद होते ही ताइल प्रेस में आकर बताता है कि डायरेक्टर की बेटी जीसू ने उन जासूसों का साथ दिया और इसीलिए चैंग सू को इस ऑपरेशन से निकाल दिया गया है, और ये इलेक्शन स्कीम वाली बातें सब झूठी हैं। ताइल की ये न्यूज़ सुनकर सोहू हॉस्टल में वापस जाने का फैसला करता है, क्योंकि जीसू खतरे में थी। सोहू जा पाता उससे पहले ही किम अपने साथी के साथ आकर इन दोनों को पकड़ लेते हैं। सोहू किम को बताता है कि जीसू खतरे में है और उसे जाना होगा उसे बचाने के लिए। ये बात सुनकर किम अपना माइंड चेंज करते हैं कि तभी दूसरा एजेंट वहाँ पर आ जाता है, और यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे को शूट कर देते हैं, जिससे दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। और अब यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि फॉर्मर डायरेक्टर मिस सॉन्ग को किम की रियल आइडेंटिटी पता चल गई थी और इसीलिए किम ने मिस सॉन्ग को मार डाला था। तो सीन अब वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। सोहू जाने वाला था और जाने से पहले सुजिन उसे वो पैसे देती है,
जिससे सोहू अपनी जान बचा सके, लेकिन सोहू उन पैसों को लेने से इनकार कर देता है और सूजिन को पैसे लौटाते हुए कहता है कि इन पैसों से मेरी, जीहून और जो की फैमिली की हेल्प करना। फिर ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी इमोशनल गुड बाय बोलते हैं और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है हॉस्टल की तरफ। सारे के सारे पेरेंट्स और मीडिया को कैंपस से भगा दिया गया था और बैकअप टीम ने हॉस्टल को चारों तरफ से घेर लिया था। ली चैंगसू को एक लास्ट बार कांटेक्ट करके उनसे फरियाद करता है स्टूडेंट्स को बचाने के लिए और चैंगसू उसकी फरियाद सुन भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर चीफ चैंगसू के ऑर्डर्स फॉलो करने से इनकार कर देते हैं क्योंकि चैंगसू अब एनएसपी के डायरेक्टर नहीं रहे। अब ताइल कैंप के अंदर पहुँचता है और चैंगसू से जाने के लिए कहता है। चैंगसू जाने से पहले डेटोनेटर डिस्ट्रॉय कर देते हैं और बाहर आकर हाना को भी वो रिलीज करवा देते हैं। हाना रिलीज होते ही एक बस लेकर हॉस्टल की तरफ निकल पड़ती है और ली को कांटेक्ट करके बताती है कि वो आ रही है। वो लड़कियों को उसी एग्जिट के पास 15 मिनट में लेकर पहुंच जाएं। हाना की बात सुनकर ली कहते हैं लेकिन एग्जिट के बाहर तो टीम होगी। ली की ये बात सुनकर बुन कहती है कि वो टीम को वहां से हटाने का काम कर सकती है। बुन चीफ को कांटेक्ट करती है और उन्हें झूठी खबर देती है कि कुछ लड़कियां इलेक्शन स्कीम के पोस्टर लेकर छत पर गई हैं और ली बाकी लड़कियों के साथ फ्रंट डोर से निकलने की कोशिश में है। चीफ बुन की बातों पर भरोसा करते हुए एग्जिट की तरफ मौजूद सोल्जर्स को फ्रंट डोर और ऊपर छत की तरफ भेज देते हैं। वहीं अब डायरेक्टर सभी लड़कियों को एग्जिट डोर की तरफ ले जा रही थी। तभी मिस ओ भागते हुए बूबी ट्रैप्स में फंस जाती हैं जिससे ब्लास्ट होता है और वो घायल हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोहू बचे कुचे सोल्जर्स को मारकर एग्जिट से अंदर की तरफ आता है जहां पर उसकी मुलाकात ली से होती है। सेम टाइम पर हाना भी बस लेकर बाहर पहुंच जाती है, जिसके बाद दोनों मिलकर सभी लड़कियों को बस पर बिठा देते हैं। लेकिन यहाँ पर सोहू नोटिस करता है कि जीसू, डायरेक्टर और भी कुछ लोग गायब हैं, जिन्हें लेने के लिए वो वापस ऊपर चला जाता है और ली भी उसे फॉलो करते हैं और हाना ना चाहते हुए भी ली को अकेला छोड़कर स्टूडेंट्स के साथ चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीसू, बुन और डायरेक्टर मिस ओ के साथ होती हैं। ली और सोहू उन्हें ढूंढते हुए उनके पास पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ पर अचानक से बैकअप टीम अंदर घुस आती है और इन पर हमला कर देती है। ये दोनों चारों फीमेल्स को लेकर नीचे बेसमेंट में पहुंचते हैं और अब यहाँ पर सोहू रुककर टीम को रोकने का फैसला करता है और ली से सभी को लेकर बाहर जाने के लिए कहता है। जीसू सोहू को छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल राजी नहीं थी, लेकिन ली उसे ज़बरदस्ती ऊपर ले जाता है और जब ली बाहर चेक करने के लिए जाता है तभी जीसू वापस से सोहू के पास भाग जाती है। ली के पास कोई और चॉइस नहीं थी, इसलिए वो मिस ओ, बुन और डायरेक्टर को लेकर बाहर पहुंचता है। ली के वहां से जाते ही बैकअप टीम वहां पर आकर एग्जिट से अंदर घुस जाती है और वहीं अंदर मौजूद सोल्जर्स को सोहू ने मार दिया था, जिस चक्कर में वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया था। सोहू घायल था इसलिए जीसू से लेकर 4th फ्लोर पर जाती है और सोल्जर्स भी इन्हें फॉलो करते हैं। यहाँ पर सोहू ताइल को कांटेक्ट करके उसे बताता है कि $300 मिलियन अकाउंट की इंफॉर्मेशन उसके पास है। सोहू अकाउंट नंबर बताते हुए उससे कहता है कि पासवर्ड सिर्फ उसे और जीसू को ही पता है। सोल्जर सब रूम के अंदर आ जाते हैं और सोहू से कहते हैं कि अगर वो अभी सरेंडर कर देगा तो जीसू की जान बच जाएगी। जीसू को बचाने के लिए सोहू यहाँ पर सरेंडर कर देता है, जिसके बाद सोल्जर्स उसे शूट करके उसे वहीं पर मार डालते हैं। सोल्जर्स जीसू को भी मारने वाले थे कि तभी ताइल वक्त पर पहुंचकर उन्हें रोक लेता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सोहू अभी मरा नहीं था। मरने से पहले वो जीसू को वही टेप रिकॉर्डिंग देता है जिसे उसने उस दिन रिकॉर्ड की थी। फिर इसके बाद ताइल जीसू को अपने साथ ले जाता है और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगली सीन में हम देख पाते हैं कि मिस्टर पार्क इलेक्शन जीतकर न्यू प्रेसिडेंट बन चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हम चीफ की वाइफ को देख पाते हैं जिनके घर की हर एक चीज़ सीज कर दी गई थी। अगले सीन में हम चैंगसू, ताइल और चीफ को देख पाते हैं जो कि जेल में थे। सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है ली की तरफ, जो कि हाना के साथ एक कार में बैठकर हंसी खुशी कहीं जा रहा होता है। अब रात को हमें डॉर्मेट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम बुन और डायरेक्टर को पहले की तरह ही अपना काम करते हुए देख पाते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जीसू उसी कैफ़े में आती है
जहाँ पर उसकी मुलाकात पहली बार सोहू से हुई थी। यहाँ पर बैठकर जीसू उसी टेप रिकॉर्डिंग को सुनती है जिसमें सोहू ने अपनी फीलिंग्स बताई थी कि उसे भी जीसू को उस दिन देखकर लव एट फर्स्ट साइट हो गया था और अगर वो एक ऑर्डिनरी बॉय होता तो ज़रूर जीसू से उस दिन वो डेट पर चलने के लिए पूछता, जिसके बाद दोनों एक कपल बन जाते हैं और बहुत सारा टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं। सोहू अपनी बात को ख़त्म करता है उन्हीं 3 मैजिकल वर्ड्स को कहकर, जिसे सुनने के बाद जीसू अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाती और रोने लग जाती है और इसी के साथ ये सीरीज़ यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो आई होप ये सीरीज़ और वीडियो दोनों ही आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गई होगी तो लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।